राहुल गांधी भी गए इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा, एक सेशन किया कि मुझसे कुछ भी पूछिए, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। वो भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं आजकल। सबको लग रहा है कि ये अब युवाओं से जुड़ने का वक्त आ गया है। देखिए, अब सबको पता है कि युवा बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप 2029 का अगर चुनाव देखेंगे लोकसभा का, तो 75 करोड़ के करीब अगर आप देखेंगे कि 30 साल तक की उम्र के जो लोग रहेंगे उनके उतने वोटर्स हो जाएंगे। और राहुल गांधी को लगता है कि भाई अगला चुनाव में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाऊंगा, जिस हिसाब से 2024 के अंदर प्रदर्शन किया था। और वो अब युवाओं से कनेक्ट कर रहा है। अभी उन्होंने गूंज कार्यक्रम शुरू किया था, वो उत्तराखंड के अंदर गए थे, अब इलाहाबाद के अंदर वो जाने वाले उसको लेकर। तो राहुल गांधी अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी को समझ में आ गया इस पूरे जंतर मंतर आंदोलन से कि युवा एक बड़ी ताकत है। जो राहुल गांधी नहीं करवा सके, उन युवाओं ने जंतर मंतर बैठ के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा करा दिया। तो राहुल को लग रहा है कि अब जहां से आंदोलन खत्म हुआ है, वहां से मैं उस आंदोलन को आगे लेकर जाऊं और कोशिश करूं कि युवाओं से मैं किसी तरह कनेक्ट। तो राहुल गांधी पे एक आरोप लगता है हमेशा कि ये किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा देर तक फोकस नहीं रह पाते। कभी ये वोट चोरी की बात करते हैं, कभी ये जितनी आबादी उतने हक की बात करते हैं, अब उसको छोड़ दिया, ओबीसी को छोड़ दिया, अब आ गए युवाओं के ऊपर। अब या आपको लगता है आने वाले वक्त तक उसी पर रहेंगे, युवाओं पर ही रहेंगे? नहीं, फिलहाल तो मुझे बहुत उसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का आप राजनीति देखेंगे तो वो विषय बदलते रहते हैं, वो लंबे समय तक विषय पर टिकते नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है राहुल गांधी से कहा गया होगा, राहुल गांधी को भी लगा होगा कि युवाओं का एक बड़ा इशू मैटर है, पूरे देश के युवाओं से जुड़ सकते हैं और राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को उसको फायदा मिल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो राहुल गांधी फिलहाल मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के आ रहे हैं, तब तक युवाओं के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सर, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, इन्होंने अपनी नई टीम अनाउंस की है और इन्होंने ये भी कहा है कि हम देश भर में घूम करके लोगों के इश्यूज समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए एक संवाद कार्यक्रम भी करेंगे। लेकिन वो जो टीम इन्होंने बनाई, उसमें आरोप ये लग रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी का है। खुद अभिजीत दीप के भी जो फाउंडर हैं वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी आशुतोष रांका जो को कन्वीनर है वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई और लोग हैं जो उन्होंने संगठन इंचार्ज बनाए हैं, वो आम आदमी पार्टी का काम देखते थे पहले। क्या वाकई में ये जो सारी टीम है, ये आपको लगता है बैक पे आम आदमी पार्टी है? निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराने के पूरे आम आदमी पार्टी के ही लोगों की। देखिए, आशुतोष राका हो, सौरभ दास हो या अभिजीत दिपके तो लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी में जुड़े थे। तो उनका पूरा विचारधारा वो है, उनका नेटवर्क वो है, उनकी टीम वो है, उनको पूरा पता है। तो वो उन्हीं लोगों को साथ में लेकर आए और मुझे लग रहा है कि बी टीम है आम आदमी पार्टी की बेसिकली। वो उससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, उस केजरीवाल जी के साथ काम भी किया हुआ हो सकता है, लेकिन ये आउटफिट जो है इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी है या ये केवल जैसे आरएसएस के अनुषांगिक संगठन होते हैं, ऐसे ये आम आदमी पार्टी का एक विंग भर है ये, या उससे अलग कुछ है? इंडस्ट्री की भाषा में कहते हैं ना कि एक कंपनी की सिस्टर कंपनी है, सिस्टर कंसर्न है। तो ये एक सिस्टर कंसर्न है बेसिकली आम आदमी पार्टी की। मतलब पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी है और उसकी एक ब्रांच अभिजीत दिपके ने शुरू करी है। अब उसको वो आम आदमी पार्टी की जो कमजोरियां उससे कैसे दूर लेकर जाते हैं, भविष्य क्या करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाकर रखते हैं या अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आगे जाके मर्ज होते हैं या अरविंद केजरीवाल के साथ किसी कोalition के अंदर वो लेकर जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करेंगे कि भाई दिल्ली का चुनाव हार गए, पंजाब का चुनाव है, अगर पंजाब का चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद वो दिपके को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। भविष्य की राजनीति में 2029 के लिए दिपके को लेकर अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कैसे लेकर जाते हैं, मुझे लग रहा है वो 29 की राजनीति की तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये सीजेपी रहेगी अरविंद केजरीवाल की छाया में ही? बिल्कुल, उसके इर्द गिर्द ही रहेगी और उससे बाहर निकलने वाली नहीं है। सर, एक आखिरी मुद्दे पर आपसे बात करें, बड़ा क्रूशियल इशू है ये। एससी एसटी आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि इसमें क्रीमी लेयर के प्रावधान के पक्ष में सरकार नहीं है। क्रीमी लेयर का प्रावधान ओबीसी आरक्षण में होता है, जिसमें एक इकोनॉमिक बेंचमार्क पर अगर कोई ओबीसी समाज है, कोई समाज में कोई व्यक्ति है या कोई जाति है, तो उसको ओबीसी का आरक्षण लाभ नहीं मिलता और बाकी लोगों को मिलता है। ये कंसिडरेशन एससी एसटी आरक्षण में ना की जाए, सरकार ने यह कहा। लेकिन मोहन भागवत जी ने वही जेनजी के कार्यक्रम में आरक्षण के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आज समाज में भेदभाव है तो आरक्षण जरूरी है, कल को अगर आरक्षण ना, भेदभाव ना हो तो इस पर बात की जा सकती है। यहां भी लग रहा है कि दोनों की बातों में कुछ अंतर है। देखिए, मोहन भागवत जी एक बार बयान देके भुगत चुके हैं। बिहार चुनाव के समय उन्होंने एक बार सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए 2015 में। हाँ, और उसको लालू यादव ने जिस तरीके से उठाया था और जब भारतीय जनता पार्टी हार गई तो सारा ठिकरा मोहन भागवत के ऊपर फोड़ दिया गया था कि उन्होंने ऐसा बयान दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। और आज कल मोहन भागवत जी चर्चा कर रहे थे और अभी तो 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहाँ एससी एसटी का इतना बड़ा मामला है। तो मोहन भागवत जानते हैं कि भाई मैं अगर कुछ भी ईमानदारी से कहूँगा
तो राजनीतिक दल उसका कैसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे विपक्षी दल। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत चूंकि वोट बैंक की राजनीति संघ नहीं करता, तो एक आदर्श समाज की उन्होंने बात की कि भाई जिसका लाभ ले चुके हैं उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वोट बैंक की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर वो इसकी बात का समर्थन करेगी या कोर्ट में अगर वो ये कह देगी कि साहब SC ST में जिन लोगों को मिल गया उनको नहीं लेना चाहिए, तो ये शुरू हो जाएगा। विपक्षी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अब स्टेप बाय स्टेप आरक्षण खत्म करने की ओर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 2029 में आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी। ये विपक्ष आरोप लगाना शुरू हालांकि करेगा। ये प्रावधान OBC आरक्षण में है, क्रीमी लेयर का। बिल्कुल है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सरकार, मोदी सरकार किसी भी तरीके से इसको छेड़ने की स्थिति में नहीं है। मधुमक्खी का छत्ता है। सरकार जानती है कि किसी भी तरीके से इसमें हाथ डालेंगे तो सरकार के यहाँ झुलसना है। सरकार इससे अभी बचना चाहती है। भविष्य में सरकार क्या करेगी वो अलग विषय होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में किसी तरह की भी चर्चा, कोई विचार, किसी तरह का कोई विपक्ष को मौका मिले चुनाव के पहले इस मामले को लेके, और बाद में सरकार को सफाई देनी पड़े कि हमारे कहने का तात्पर्य नहीं था, विपक्ष ने इसको तोड़ मरोड़ कर हमारी बात को रखा। सरकार उस चीज़ों से बचना चाहती है, इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि अभी हमारा ऐसा कोई राजनीतिक मजबूरी है सरकार की। सरकार की राजनीतिक मजबूरी है फिलहाल।